जय हिंद। अब तक हमने समझा है संविधान क्या है और उसी के साथ में भाग एक, संविधान का भाग एक जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शुरू होता है वो भी हमने पूरा कवर किया है। और साथ में संविधान का भाग 2 जो आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शुरू होता है। भाग एक में हमने समझा है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत का निर्माण राज्यों को मिलाकर हुआ है। साथ में उसके आगे हमने भाग 2 में समझा नागरिकता, मतलब सिटीजनशिप के बारे में, जो शुरू होता है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें समझना है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार। मूल अधिकार जो शुरुआत होता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। जो आज की हमारी क्लास है वो उसमें हम समझेंगे समानता का अधिकार। हम बात करते हैं समानता का अधिकार, तो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक आता है। बस शुरुआत हम करते हैं 12 से लेकर 18 तक, पर जब हम समानता मुख्य रूप से पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जो हम अभी पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकार के बारे में, तो मूल अधिकार को कहा जाता है नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। अब नैसर्गिक अधिकार का मतलब क्या है? तो नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है कि हमें जन्म के बाद वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो अभी आप पढ़ते आ रहे होंगे, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार से 6 मूल अधिकार हमारे पास में हैं और 7वें मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया है। अब वो कैसे खत्म हुआ है आगे हम समझेंगे। तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये जन्म के बाद हमें प्राप्त हो जाते हैं। हमें हर व्यक्ति के समान समझा जाता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हमें होती है। किसी भी विद्यालय में हम किसी की रोक टोक के बिना क्या कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। तो हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता और समानता, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब हमें अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जन्म के बाद। आगे की बात अगर हम करें तो जब हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा था, तो नागरिकता जो है हमें जन्म के बाद नहीं मिलती है। हम क्या करते हैं, अपनी माता पिता की नागरिकता के द्वारा ही अपने आगे के काम करते हैं। तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमें जन्म के बाद ही प्राप्त हो जाते हैं। और साथ में अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। आप सभी को पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसे उधार का थैला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग जो पद हैं, जैसे कि मूल अधिकार हो गया, हमने कहाँ से लिया है, तो हमने यूएसए से लिया है। उसी के साथ में राष्ट्रपति का पद हो गया, या फिर जो नीति निदेशक तत्व हो गए जो हम भाग 4 में आगे पढ़ेंगे, वो सब अलग अलग क्या है, देशों से लिए गए हैं, राज्यों से लिए गए हैं। अब राज्य मतलब देश ही होता है, तो हमने देशों से लिए हुए हैं। तो नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है मूल अधिकार को, और हमने से यूएसए से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई हमें भारत में आने जाने से रोक नहीं सकता। जैसे कि हम मध्य प्रदेश में हैं तो हम उत्तर प्रदेश जाना है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। अगर कोई ऐसा, कोई पुलिस करता है या कोई व्यक्ति करता है या कोई संस्था करती है कि हमें आने जाने से रोकती है, या फिर हमें किसी के साथ बैठने उठने से रोकती है, जो हम आर्टिकल 17 में पढ़ते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमें अस्पष्टता, मतलब छुआछूत का वहाँ पर अंत हो गया। अगर कोई हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करता है, ऐसा बर्ताव करता है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो मूल अधिकार के जो रक्षक हैं वो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि जब कोई भी छोटा केस होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जिला न्यायालय में जाते हैं, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। पर उसके बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। शुरुआत में हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कोई छोटे ही मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा मुकदमा है, कोई बड़ा केस है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, वैसे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। पर अगर मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई मामला आ जाता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मूल अधिकार के रक्षक कौन है, अगर कोई हमसे गलत बिहेवियर करता है छुआछूत को लेकर, ठीक है, या फिर हमें कहीं आने जाने से रोकता है, तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इनका रक्षक कौन कौन होता है, तो इसका हाई कोर्ट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे केंद्र के लिए होता है, और जो हाई कोर्ट है वो हर एक राज्य में होता है, और
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर जिले में होता है। तो रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा। उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार हैं, अगर हमें लगता है कि कोई मूल अधिकार जो है सही नहीं है, जैसे कि 7वां जो अधिकार था मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसे खत्म कर दिया गया था। तो खत्म करने का या मूल अधिकार को समाप्त करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो वो है संसद के पास में, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट की चर्चा है आर्टिकल 79 में की गई है, आर्टिकल 79 में की गई, जो हम आगे समझेंगे। पार्लियामेंट का निर्माण 3 चीजों से होता है। लोकसभा से होता है, लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है और इसके साथ में होता है राष्ट्रपति। तो किसका निर्माण हो जाता है? संसद का निर्माण हो जाता है। तो मूल अधिकार को खत्म करने का अधिकार किसके पास में है? तो वो है संसद के पास में। और निलंबित मतलब रोक लगाने का, कुछ समय के लिए रोक लगाने का जो अधिकार होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास में। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि हमें रैली करने का अधिकार है, ठीक है, हमें संगठन बनाने का अधिकार है, हमें अपना झंडा लहराने का अधिकार, ये सब अधिकार हमें दिए गए हैं। कहीं भी बसने का अधिकार है। अब जैसे कि मान लीजिए हमें रैली करने का अधिकार, ये भी हमें अधिकार दिया गया है। तो जब चुनाव का समय होता है तो उस समय हम ये सब काम नहीं कर सकते, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, हमारी मांगे पूरी करो इस तरह से करके हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चुनाव के समय में क्या होता है, आर्टिकल 19 को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। जो आचार संहिता वगैरह होती है उसमें क्या कर दिया जाता है? रोक लगा दिया जाता है। तो रोक लगाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा गया है। इसे लिया कहां से गया है? तो यूएसए से लिया गया है। रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। समाप्त कौन कर सकता है? पार्लियामेंट इसे समाप्त कर सकती है। और निलंबित मतलब रोक कौन लगा सकता है? तो वो उसमें राष्ट्रपति लगा सकते हैं। तो आगे हम समझते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार की जो शुरुआत होती है, अभी हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाग 1 के बारे में, तो भाग 1 में हमने पढ़ा है भारत राज्यों का संघ है। शुरुआत कितनी होती है? आर्टिकल की बात करेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें हमने पढ़ा है भारत राज्यों का संघ है। दूसरे भाग में हमने क्या पढ़ा है? तो दूसरे भाग में हमने पढ़ा था नागरिकता के बारे में, जिसकी शुरुआत कितनी होती है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। अब आगे हमें पढ़ना है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भाग 3, जिसमें है मूल अधिकार। शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक समझेंगे और आगे के जो आर्टिकल हैं वो आने वाली क्लासों में हम समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? मूल अधिकार के बारे में। तो इसको हम समझते हैं मूल अधिकार आर्टिकल 12। हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है उसको हम समझते हैं। तो आज हमें क्या समझना है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक, और हम फोकस करेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात हम करेंगे। समानता का अधिकार शुरुआत कितने से होती है समानता का अधिकार का? तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 18 तक इसमें आता है समानता का अधिकार। हम शुरुआत कर रहे हैं मूल अधिकार का आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 12 में कहा गया है कि मूल अधिकार राज्य द्वारा परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। अब इसको एक बार समझेंगे। हमने अभी यहाँ पर क्या लिखा है? हमने लिखा है मूल अधिकार को राज्य द्वारा परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द का मतलब कोई स्टेट नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो भारत है 28 राज्य उसमें है और बाकी केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो राज्य का मतलब होता है देश। पॉलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटी में राज्य जो शब्द आता है वो किसके लिए कहा जाता है? तो वो कहा जाता है देश के लिए।
अब देश होने के लिए, राज्य होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है उसको एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो राज्य होने के लिए मतलब एक देश को होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए भूभाग। क्या चाहिए? भूभाग। भूभाग मतलब जगह चाहिए। ठीक है, जगह में क्या चाहिए? जनसंख्या मतलब लोग चाहिए, जनसंख्या। ठीक है ना, जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। और साथ में क्या होनी चाहिए? साथ में सरकार मतलब गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो हमारे भारत देश में बिल्कुल है। ठीक है, हमारे पास क्या है? जगह भी है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और साथ में क्या है? सरकार भी है। अब जो चौथा वाला जो स्तंभ होता है, बिंदु होता है, वो होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता होता है। अब संप्रभुता क्या होता है? तो संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय जो देश लेने के लिए स्वतंत्र होता है उसे हम संप्रभुता कहते हैं, संप्रभुता कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए उसको समझेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत देश है, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर भारत देश बना हुआ है ए। ठीक है, ये भारत देश है। आपको पता है यहाँ पर पूर्व में, यहाँ पर पूर्व देश में एक पूर्व जो दिशा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य था एक सिक्किम। कौन सा राज्य था? सिक्किम राज्य था। उसको 22वां राज्य बनाया गया है। हमारे देश का क्या बनाया गया है? 22वां राज्य बनाया गया था सन 1975 में। सन 1975 में। तो अगर जैसे कि हम किसी भी देश को, मतलब उस समय तो वो देश ही था, हम किसी भूभाग को अपने भारत देश में मिला रहे हैं, तो अगर कोई देश हमारे ऊपर दबाव डाले कि नहीं आप उस देश को अपने में नहीं मिला सकते, अपने अपना हिस्सा नहीं बना सकते, और अगर हम उसकी बात मान रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जो आंतरिक मामले हैं, जो आंतरिक मामले उसमें हम क्या मतलब किसी की अगर रोक टोक सहन करेंगे या फिर किसी की बात हम मानेंगे, तो वो क्या नहीं है? हम एक संप्रभु क्या नहीं है? देश नहीं है। तो अगर हम अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने के लिए अगर स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? देश कहते हैं, राज्य कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है परिभाषा कि राज्य मतलब मूल अधिकार को राज्य द्वारा परिभाषित किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि राज्य अर्थात देश, देश क्या करेगा? तो देश हमारे मूल अधिकार की क्या करेगा? रक्षा करेगा। मतलब भारत देश क्या करेगा? हमारे जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, फिर आगे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से लेकर 22 तक आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा? देश क्या करेगा? हमारे सभी मूल अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो आपको 12 समझ में आ गया आर्टिकल। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 में वर्णन है कि हमारे मूल अधिकार अनंत नहीं है, जिसे कहा गया है अल्पीकरण। क्या कहा गया है? अल्पीकरण। अल्पीकरण, इसमें कहा गया है अल्पीकरण। इसमें बताया गया है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अनंत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमें अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर आगे, उसमें बताया गया है आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये तो नहीं कि हम किसी के ज्यादा घर में घुस जाए, जाकर घर में प्रवेश कर जाएं या किसी की प्राइवेसी में चले जाएं, वो तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे जो अधिकार हैं वो क्या है? वो अनंत नहीं है। ठीक है, मतलब उसके पास क्या है? उसके पास निजता का अधिकार है। तो हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, उसका हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? तो आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण, मतलब हमारे मूल अधिकार क्या नहीं है? अनंत नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जिसमें बताया गया है समानता का अधिकार। चलिए, तो अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अब हम समानता का अधिकार अगर हम इसमें बात करें तो शुरुआत कितने से होती है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। इसमें कौन कौन सी समानता हमें दी गई है, इस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं समानता के बारे में तो हमें कई प्रकार की समानता दी गई है, उसमें आगे हम चर्चा करेंगे। तो
आगे इसमें समझते हैं आर्टिकल 14। तो अनुच्छेद या आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है समझने के लिए, ज्यादा इसमें प्रयास हमें नहीं करना पड़ेगा। विधि के समक्ष, विधि मतलब क्या होता है? नियम या कानून। तो कानून के सामने, विधि के सामने सब क्या है? भारत देश में निवास करने वाले नागरिक क्या है? समान है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला या गोरा, या कोई छोटा हाइट में है, तो कोई इसमें भेदभाव कानून या नियम हमारे भारत का नहीं करेगा, उल्लंघन मतलब भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष हमें क्या है? समानता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद अगर 15 की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान। क्या लिखा है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे हम इसमें आगे हम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में हम आपको समझा रहे हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और सार्वजनिक स्थान पर आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ हमने समझा दिया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और सार्वजनिक स्थान, जो स्थान होता है, जो पब्लिक प्लेस होता है, उस पर इन आधार पर आप पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कैसे समझते हैं? देखो, जब हम बात करते हैं किसके बारे में? धर्म के बारे में। किसके बारे में? धर्म के बारे में। तो धर्म क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है? आपको ये दोनों चीज समझ में आ रही होंगी आसानी से। लिंग का मतलब होता है क्या? जेंडर, स्त्री पुरुष, ठीक है। और एक और आता है, आपको पता ही होगा, है ना, तो लिंग हो गया। अब जन्म स्थान मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है। तो इस आधार पर, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर पाकिस्तान से भी कोई व्यक्ति भारत में आ जाता है तो धर्म, जाति के आधार पर हम भी उससे भेदभाव नहीं कर सकते। ये भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से भी आ रहा है, तो वो काला है, गोरा है या फिर किसी अन्य जाति का है, तो हम भारतवासी, हम भारत के नागरिक क्या नहीं कर सकते? उस पर, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 15। इतना समझ में आया? देखिए, तो जन्म स्थान आपको समझ में आ गया। इन दोनों पॉइंटों को एक बार समझ लेते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं धर्म के बारे में, तो धर्म के बारे में आप सीधा और सिंपल समझेंगे, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं समझना है। आगे की क्लास में हम कभी धर्म, जाति के बारे में समझेंगे। अगर हम बात करते हैं धर्म के बारे में, तो धर्म सीधा कहता है कि जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है तो आप उस धर्म के कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम पहले ही आपसे बता रहे कि ज्यादा डिटेल में हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। तो जिस भी जिस भी ईश्वर जो होते हैं, अगर उन पर क्या है आपकी आस्था है, रीति रिवाज पर आपको आस्था है, जैसे कि जो सनातन धर्म होता है उसके अनुसार पूजा अर्चना करना, हवन करना, इन सब चीजों में अगर आपकी आस्था है, ठीक है, तो आप क्या कहलाते हैं? आप सनातन धर्म के अनुसार हो जाते हैं। और अगर आपको कई अन्य, जो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म है, उनमें अगर आस्था है, उनके ईश्वर पर आस्था है, तो आपका धर्म वो अलग हो जाता है। जैसे आपको बौद्ध धर्म में आस्था है तो वो अलग बात हो जाती है, वो आपका धर्म कहलाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कहाँ पर? जाति में। जाति का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। हमने अभी बताया कि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वैदिक काल में जो था जाति व्यवस्था वो अलग थी, वो ऋग्वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, तो उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपली समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जाति के बारे में, तो जाति का सीधा निर्धारण होता है आपके कर्म से, ठीक है। जैसे वर्तमान समय में व्यवसाय भी कहा जाता है। बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कितने थी? 4। अगर आपका व्यवसाय किसी को शिक्षा देना, आपका जो काम कह सकते हैं, आपका जो काम है किसी को शिक्षा देना है, तो आपका उस समय जो धर्म था वो कौन सा था? ब्राह्मण था। पर अगर, और उसके साथ में अगर आप देश की रक्षा कर रहे हैं या अगर आप राजा हैं, ठीक है, तो आपका धर्म कौन सा, मतलब आपका जो जाति है वो कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी क्षत्रिय, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और अगर तीसरी की बात करेंगे तो वो है वैश्य।
अगर आपका काम व्यापार करना है तो वो किस में आ जाता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में आ जाता था। और अगर शूद्र की अगर हम बात करेंगे तो किसी के घर में नौकरी करना, छोटा मोटा काम करना, साफ सफाई करना, ये किस में आ जाता था, चौथे वाले वर्ण में आ जाता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण उस समय थे। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपका क्या जाता है, जाति को निर्धारण किया जाता है, जाति को सुनिश्चित किया जाता है कि आपका जो है कार्य या व्यवसाय कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय के आधार पर आपकी जाति का क्या किया जाता था, निर्धारण किया जाता था। उस समय वर्ण व्यवस्था कितनी थी, 4 थी। वर्तमान में भी इसी आधार पर आपको क्या किया जाता है, आपकी जाति का निर्धारण किया जाता है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। तो अब देख लेते हैं आर्टिकल 16। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 16, अनुच्छेद कितना, 16। अगर हम अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरी, ठीक है ना, सरकारी नौकरी में समानता। हमने क्या लिखा है, सरकारी नौकरी में समानता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे इसमें कि सरकारी नौकरी में समानता कैसे है, तो सरकारी नौकरी में समानता का तात्पर्य ये है कि जो एसटी होता है, ठीक है, एससी होता है, एसटी होता है, एससी होता है और ओबीसी होता है, एससी, एसटी, ओबीसी, इनको कुछ विशेष संरक्षण दिया गया है ताकि मतलब जो निचले वर्ग के लोग हैं जिनका विकास ठीक प्रकार से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से नहीं हो पाया था, सरकार इनको क्या देती है, कुछ विशेष आरक्षण देती है। तो ऐसा तो नहीं कि सरकारी नौकरी में क्या हमें समानता नहीं है, हम सभी को क्या समानता है। जब हमारे एग्जाम्स होते हैं किसी प्रकार, तो ऐसे हमारे साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता है। पर सरकार ने अनुच्छेद 16 में कहा है कि कुछ जो निचले पैदान के व्यक्ति हैं, मतलब जो अपना आर्थिक विकास ठीक प्रकार से नहीं कर पाए हैं और जो सामाजिक अपना विकास ठीक प्रकार से नहीं कर पाए हैं, तो उनको हमें क्या देना है, कुछ आरक्षण देना है। ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में क्या हमें समानता दी गई है। एसटी, एससी, ओबीसी और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार इनको क्या देती है, कुछ विशेष आरक्षण प्रदान करती है। ये आर्टिकल 16 में हमने समझा। अब देखते हैं आर्टिकल 17। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में, आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 में बताया गया है अस्पष्टता। क्या बताया गया है, अनटचेबिलिटी, अस्पष्टता, जिसे कहा जाता है छुआछूत का अंत। मतलब जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है छुआछूत का अंत, छुआछूत। देखिए, प्राचीन काल में या फिर हम 10-20 साल पहले ही अगर बात करें तो ये जो आर्टिकल इसमें बताया गया छुआछूत का अंत जो है इसमें कर दिया गया है। तो जब 10 या 20 साल की अगर हम बात करते हैं, या फिर जो एक फेमस स्टोरी है आपने सुनी होगी शायद दलितों के बारे में, या फिर आपने सुना होगा केरला में एक छोटा सा कस्बा था, एक छोटा सा कस्बा था। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपका किसका, छुआछूत का। तो एक कस्बा था वहां पर केरला में। तो वहां पर क्या होता था कि जो दलित वर्ग के लोग होते थे, या फिर कोई स्टोरी भी आई थी इस प्रकार से, मूवीज में भी बताया गया है, कुछ घटनाओं जो घटना हुई है, कुछ बुक्स में भी बताया गया है कि महिलाओं के साथ में जो है अभद्रपूर्ण व्यवहार किसमें किया जाता था, छुआछूत को लेकर। जैसे कि अगर पुरुष वर्ग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो बड़े तबके के लोग हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे उस समय, तो उस समय जो जैसे कि शूद्र मैंने अभी बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो सबसे नीचे वाला पैदान हुआ करता था, वर्ग हुआ करता था, तो उसके साथ में ऐसा बिहेवियर किया जाता था, ऐसा भेदभाव किया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति अगर बाहर चल रहा है, धूप में चल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता था, अपने जो पैरों के जो निशान है उसको भी मिटाना होता था। अब वो क्या करते थे, वो कमर के मतलब कमर पर एक बेल्ट की तरह क्या बांध देते थे, एक पीछे झाड़ू बांध देते थे, ताकि वो आगे जब चल रहे थे तो आगे चलने के बाद में जो पीछे पैरों के निशान बन जाते ना,
मतलब रोड पर चलते हुए, तो वो क्या वो छूट जाएं, मतलब ऐसा बिहेवियर भी किया जा रहा था। और साथ में दूसरी अगर हम बात बताएं तो उनकी उनके सिर के आगे घड़ा भी टांग दिया जाता था ताकि कोई थूक वगैरह गिरे या फिर अगर कोई जुकाम हो गया तो वो सब जो भी गिरे उस घड़े में गिरे। मतलब इतना भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था। और साथ में पानी पीने का जो कुआं होता था, उच्च वर्ग के जो लोग होते थे उनका भी अलग अलग होता था। जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, आपने देखा होगा, कुएं की एक स्टोरी उन्होंने बताई है कि जो दलित व्यक्ति हुआ करते थे और जो साहूकार जो बड़े व्यक्ति हुआ करते थे उनके लिए अलग अलग कुआं होता था। अब जैसे कि मान लीजिए एक कुएं में अगर मान लीजिए कोई कचरा चला गया, पर कोई मवेशी मरकर उसमें गिर गया है, तो उसमें क्या पता नहीं चलता था, रात के समय पता नहीं चलता था। तो अगर उस जो कुएं का पानी है अगर वो खराब हो जाए तो वो जो दलित व्यक्ति है वो दूसरे मतलब जो अच्छा वाला पानी है जो साहूकारों का उच्च वर्ग का अगर जो कुआं है वहां से पानी नहीं भर सकते, क्योंकि क्योंकि वो क्या है इतना ज्यादा उसमें भेदभाव किया जा रहा था। क्योंकि गांव में बहुत ही कम कुएं होते हैं, एक या दो ही कुआं होता है, तो इस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा था। और भी आगे हम समझेंगे। तो आर्टिकल हम 17 की बात करेंगे तो आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत इसमें कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, इसको मिटा देते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद की हम बात करें 18, तो इसमें कहा गया है जो उपाधि हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कार हुआ करती हैं या जो बाइक होती हैं, अगर किसी का बेटा, ठीक है, पिताजी हैं, सरपंच हैं, ठीक है, तो गाड़ी के आगे या पीछे या कार हो गया तो उसमें क्या लिखवा लेते हैं, सरपंच, ठीक है। इस प्रकार के जो है लोगो जो वहां पर बनवा लेते हैं, तो इस प्रकार के लोगो भी वहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया है। जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सब जो उपाधियां हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर धारण हम कर सकते हैं, पर सरपंच हो गया या फिर तहसीलदार या विधायक जो भी होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, अपना गाड़ी के आगे सब उपाधि मतलब नहीं लगा सकते या नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते। अगर लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। एक बार हम और रिपीट करते हैं, अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, इसके तहत अगर आपको भारत रत्न मिला हुआ है या पद्म विभूषण जैसी उपाधि आपको रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और साथ में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया है कि जो सरपंच हो गया, विधायक हो गया, या जो अन्य उनके जो पद होते हैं गाड़ी के आगे या फिर नाम के आगे हम नहीं लगा सकते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की अनुमति हमें लेनी पड़ेगी। सरपंच जैसे टैग होता है, आपने देखा होगा कहीं गाड़ी वगैरह में, जो कार होती है कार के आगे मतलब लगा होता है या नाम लिखा होता है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। वो भी अभी आपने देखा होगा जो पुलिस वगैरह होती है, अगर आपको पकड़ ले या देख ले तो वो आपको हटा देती है, वो नाम हटाने के लिए बोला जाता है। तो किस आर्टिकल के तहत बोला जाता है, तो बोला जाता है आर्टिकल 18 के तहत। इसके अनुसार हम क्या नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से कोई भी हम नाम या लोगो जो होता है सरपंच, विधायक या फिर जो भी पद होते हैं, वो उसका हम टैटू वगैरह होता है ना उसमें कार के शीशे में लगा रहता है, तो वो हमें लगाने का अधिकार नहीं है। तो आपने कहीं देखा भी होगा कि जो पुलिस क्या करती है वो हटा देती है या हटवा देती है आपसे कि आपको ये लगाना नहीं है। तो अभी हमने क्या समझा है, तो अभी हमने समझा है मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आगे हम समझेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, जो शुरुआत होता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।